चलिए इस वीडियो को एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, नहीं, महात्मा गांधी एक लॉयर थे, या फिर एक एडवोकेट थे, या अटॉर्नी थे? हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले टर्म्स को जानेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इन्हें कब यूज करना है कब नहीं ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके जरूर पूछ लीजिएगा। और ऐसे ही क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले दो टर्म्स हैं लॉयर और बैरिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की, जिसे हम वकील भी कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर वो इंसान होता है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जो एक लॉ ग्रेजुएट हो। तो हर वो इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या 5 साल का LLB कोर्स, वो इंसान बन जाता है लॉयर। पर क्या सिर्फ एक वकील होने से, सिर्फ एक लॉयर होने से आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप उनके केसेस कोर्ट में लड़ सकते हैं? नहीं, आप उनके केसेस नहीं लड़ सकते। और इसी से सिमिलर है दूसरा टर्म जो कि है बैरिस्टर। तो अगर आपने इंडिया में अपनी लॉ की डिग्री ली है, आपने इंडिया में अगर लॉ की पढ़ाई की है तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड में लॉ की डिग्री की है, वहां से लॉ की पढ़ाई की है, तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। तो सिर्फ टर्म्स डिफरेंटली यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और हाँ, लॉयर की तरह बैरिस्टर भी क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उनके केसेस नहीं लड़ सकता। तो जब एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है, तब फिर वो बन जाता है एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई, फिर आप क्या करेंगे? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप वहां पर एनरोल करेंगे और फिर वहां से आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट। तो बेसिकली जब भी कोई इंसान अपने आप को एज एडवोकेट बताता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कोर्ट में केसेस लड़ सकता है। यही बेसिकली डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट के बीच में। जो लॉयर होता है उसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, वो कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकता। वहीं जो एडवोकेट होता है वो बार काउंसिल में एनरोल्ड होता है और उसके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। अब इसके लिए भी हम 3 टर्म्स देख लेते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट हमने देखा वो होते हैं जो कोर्ट्स में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है? ये डेजिग्नेशन, ये उपाधि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देती हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। मतलब वो लोग जिनके पास 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो, बहुत सारे केसेस में वो अपीयर हुए हो और कितने उनके फेवर में आए हैं कितने नहीं, ये सब देखकर डिसाइड किया जाता है। एक बार अगर कोई सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो फिर उनका गाउन, उनका कोट, ये सब डिफरेंट हो जाता है, उनकी फीस भी बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन स्पेशल नॉलेज और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को देखकर दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर AOR। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक AOR ही केस फाइल कर सकता है? जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं। तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ वही लोग जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, केस ड्राफ्ट चाहे तो कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि केस आर्ग्यू भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ फाइलिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट या कहे तो ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि वो सिर्फ एक AOR ही करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके रूल्स क्या हैं। AOR बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट AOR एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की AOR एग्जाम होती है, इसकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार होती है कि आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो 5 इयर्स है ये 4+1 में बटा हुआ है, मतलब 4 साल का किसी भी कोर्ट का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल आपने सुप्रीम कोर्ट में किसी AOR के अंदर प्रैक्टिस की होनी चाहिए और उस AOR के पास खुद 10 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था डिफरेंस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बीच में।
इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई भी मैटर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो करते हैं एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के सारे केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल। इसलिए इन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे किसी भी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होती है तो वो भी देते हैं एडवोकेट जनरल। इसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं। अब एडवोकेट जनरल के केस में हमने क्या देखा था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल। तो इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस डील करना, उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, और इसीलिए इन्हें कंट्री का फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो अटॉर्नी जनरल का बेसिकली काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस देखना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो फिर वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिसे हम कंट्री का सेकेंड लॉ ऑफिसर कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के जो भी काम होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल, इसलिए इन्हें सेकेंड लॉ ऑफिसर और इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं। अब हम दो और टर्म्स के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी लॉ की डिग्री खत्म की और बीसीआई से रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लिया, पर अब आपका समाज सेवा करने का, सोसाइटी के लिए कुछ करने का मन है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्राइम सोसाइटी एट लार्ज, स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। जैसे मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया, अब बी जो है वो ए के अगेंस्ट एक केस फाइल करेगा, पर बी का जो ये केस है ये स्टेट लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्राइम है कि स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया था, क्राइम अगेंस्ट से सोसाइटी मान लिया जाएगा। तो अब आता है आपका रोल। स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिविल केसेस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। तो जैसा कि आपने मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस में देखा होगा, जैसे अगर हम निर्भया गैंग रेप की बात करें तो उसका केस नेम क्या था? मुकेश, जो ऑफेंडर था, मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये केस नेम था। तो ऑफेंडर्स वर्सेस विक्टिम्स, विक्टिम का नाम क्या आया? स्टेट का। तो जब स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब आप विक्टिम के साइड को, पीड़ित के साइड को स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप स्टेट को सिविल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। तो बेसिकली जब भी आप एक विक्टिम के साइड को, एक पीड़ित के साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप एक सिविल केस लड़ते हैं स्टेट के साइड से तो आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनकी हायरार्की डिफरेंट होती है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम अलग होता है, यहाँ तक कि टर्म्स भी डिफरेंट होते हैं, पर ये बेसिक मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए काफ़ी रहेगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक जो कुछ भी समझा, चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है लॉयर। ये वो इंसान होगा जिसने लॉ में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिसके पास लॉ की अपनी एक डिग्री है, उसे कहेंगे लॉयर। वहीं वो इंसान जिसने इंग्लैंड में लॉ डिग्री प्राप्त की है उसे हम कहेंगे बैरिस्टर। इन दोनों के पास लॉ की डिग्री होती है पर वो कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हुआ इनके बीच का डिफरेंस। इसके बाद आता है एडवोकेट। तो वो लॉयर जिसने बार काउंसिल की एग्जाम क्लियर कर ली है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है, जिसके पास एक लाइसेंस आ गया है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो बन जाता है एडवोकेट। तो लॉयर क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वहीं एडवोकेट के पास ये लाइसेंस है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हुआ एडवोकेट। इसके भी हमने दो टाइप्स देखे, एक हुआ सीनियर एडवोकेट और एक है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो सीनियर एडवोकेट कौन होता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ईयर्स ऑफ सर्विस या एक्सपीरियंस के कारण आपको ये उपाधि देता है। वहीं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हमने क्या स्पेशल पावर देखी कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही है जो केसेस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? जो विक्टिम साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीड़ित का केस रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। तो किसी भी केस में स्टेट गवर्नमेंट का अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो कौन जाता है? एडवोकेट जनरल। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें रिप्रेजेंट करना है, उनका केस है, तो जाते हैं अटॉर्नी जनरल।
और अटॉर्नी जनरल को असिस्ट कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ये सारे टर्म डिस्कस किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो स्टार्ट करते वक्त अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे टर्म्स बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे और अब आप किसी भी इंसान को गलत नाम से नहीं बुलाएंगे। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।